भारत और चीन के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों का मूल अगर देखा जाए तो चीन का तिब्बत के ऊपर अतिक्रमण और अनाधिकृत रूप से किया गया विलय है। तिब्बत सदियों से एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, लेकिन चीनियों के षड्यंत्र का शिकार 1950 के दशक में हो गया। तिब्बत की निर्वाचित सरकार भारत के धर्मशाला स्थित तिब्बती महाधर्मगुरु दलाई लामा के पवित्र स्थान से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के पश्चिमी विभाग के प्राध्यापक कार्य विभाग द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक वेबिनार के माध्यम से तिब्बत का भविष्य और हमारी भूमिका विषय पर तिब्बत और भारत के संबंधों के साथ भविष्य में अपेक्षित गतिविधियों पर खुलकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति एवं भारतीय तिब्बत संबंध के विशेषज्ञ प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री और विशिष्ट अतिथि जिग्मे तिलस्ट्रीम रहे। पश्चिमी विभाग के विभाग संचालक प्रोफेसर बलराम पानी का सानिध्य मिला। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह विनय जी, राजेश जी और प्रांत प्राध्यापक कार्य प्रमुख रविशेखर जी के साथ साथ पश्चिमी विभाग कार्यवाह ब्रजेश जी, सह विभाग कार्यवाह अमरेश जी और रुद्रपाल जी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीर बहादुर जी ने उत्साहपूर्वक संपन्न किया। विशिष्ट अतिथि तिलस्ट्रीम ने कहा, 1970 और 80 के दशक में यह महसूस किया गया कि तिब्बत की जो आज़ादी की जो लड़ाई है वो केवल भारत से ही होनी है। और उन दिनों जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन थी वो आपको मालूम है धर्मशाला में है। हालांकि 1959 के अप्रैल में मसूरी में परम पावन जी और उनके साथ भारत में लगभग 80,000 तिब्बती लोग आ गए थे। लेकिन मसूरी में जो आज उत्तराखंड में है या उत्तरांचल में है, तो एक साल के अंतराल में हमें कहा गया कि नहीं, अब आपको यहाँ से फिर पलायन करना है और आपके लिए हम हिमाचल में जगह दे रहे हैं। तो उस समय वो हिमाचल नहीं था, पंजाब का था। तो हम लोग 1960 के अप्रैल में फिर पंजाब मतलब धर्मशाला पहुंचे। तो उन दिनों भारत में और विशेषकर पूरे विश्व में तिब्बत की इस राजनीतिक विषय की ओर ध्यान देने के लिए कार्यालय उन दिनों परम पावन दलाई लामा जी का ब्यूरो ऑफिस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा करके यहाँ नई दिल्ली में है। तो उसके अंतर्गत इंडिया डेस्क करके कार्यालय था और ये इंडिया डेस्क कार्यालय 1990 के दशक तक यहाँ दिल्ली में था। लेकिन जो हमारे कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्होंने चिंतन मंथन किया कि नहीं, अब इसे धर्मशाला में इसको लाना चाहिए। फिर उसे सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, जो हमारे 7 प्रमुख विभाग है उसमें से एक विभाग है, उस विभाग के अंतर्गत धर्मशाला में फिर उसको अटैच कर दिया गया। लेकिन 2002 में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और ये सन 2002 के फरवरी 9 और 10 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ हरियाणा के रेवरी में हुआ। और उस समय इस विषय को और इस मुद्दे को पुनः प्रबल किया गया कि यदि तिब्बत के राजनीति के विषय का कहीं से अगर सूर्य उदय होना है वो केवल भारत से ही संभव है। तिब्बत और भारत के प्राचीन संबंधों तथा दोनों देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों पर बोलते हुए प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि तिब्बत के लोग हथियार उठाएं। चाइना की जो पूरी कोशिश है आंतरिक दृष्टि से कि तिब्बत के लोग चीन से लड़ने के लिए हथियार उठाएं, क्योंकि चाइना जानता है स्टेट वायलेंस इज मोर पावरफुल देन इंडिविजुअल वायलेंस। क्योंकि तिब्बत के लोगों की संख्या कुल मिलाकर 60 लाख है और उसको लेकर भी विवाद होता रहता है। तिब्बत की सरकार कहती है, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहती है, वो कहती है हमारी जनसंख्या 60 लाख है, और चीन की सरकार कहती है भाई साहब 60 लाख है, 10 लाख है। तो इसलिए चाइना गवर्नमेंट जो है उसकी इच्छा है कि एक बार सशस्त्र संघर्ष करें ताकि इनको कुचल दिया जाए। एक बार कुचल दिया जाए तो ये दोबारा लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकेंगे, इनका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। देखिए, जिस हथियार में चाइना पावरफुल है, चाइना उस हथियार का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन तिब्बत किस हथियार में पावरफुल है?
तिब्बत के पास नैतिकता का बल है। आप हैरान होंगे, पिछले 2-3 सालों में तिब्बत के भिक्षुओं ने, तिब्बत के नौजवानों ने दुनिया भर की आत्मा को जागृत करने के लिए 120 या 130 से ज्यादा नौजवानों ने आत्म बलिदान किया है। अखबार में तो छपता कि उन्होंने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। वो आग लगाकर आत्महत्या नहीं है, वो जानबूझकर स्वेच्छा से तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए दिया गया आत्म बलिदान है। दुनिया के देशों की आजादी की लड़ाई में बलिदानों के उदाहरण बहुत मिलते हैं, लेकिन शत्रु पर बिना एक भी गोली चलाए स्वयं अपना आत्मोत्सर्ग करना, उससे जनता में और दूसरे देशों में एक जागृति होती है तिब्बत को लेकर। तीसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, तिब्बत के भविष्य का जो सुरक्षित भविष्य है उसका एक मुख्य कारण है, तिब्बत में नेशनलिटी का जो कंसेप्ट है वो जमीन से इतना नहीं जुड़ा हुआ है जितना दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तिब्बत में आमतौर पर माना जाता है कि साहब जब तक दलाई लामा सुरक्षित हैं तब तक तिब्बत सुरक्षित है। दलाई लामा की सुरक्षा जाने, तिब्बत की सुरक्षा, फिर उनकी जमीन पर कोई भी बैठा हो। देखिए, तिब्बत केवल उस जमीन का प्रश्न नहीं है जिस पर तिब्बत के लोग रहते हैं, तिब्बत तिब्बतियों के हृदय में बसा हुआ है, जिसको राष्ट्र कहते हैं। एक तिब्बत स्टेट है, एक तिब्बत नेशन है। जो तिब्बत स्टेट है वो तो नक्शे में दिखाई देती है, जिस पर चीन ने फिजिकली कब्जा किया हुआ है, लेकिन जो तिब्बत नेशन है, जो तिब्बतियों के हृदय में बसा हुआ है, उस पर चीन अधिकार नहीं कर सका है। और जब तक तिब्बत नेशन तिब्बतियों के हृदय में जीवित है तब तक तिब्बत स्वतंत्र है। मैंने जो परम पावन दलाई लामा जी का उदाहरण दिया 1904 में, जब 1902 की बात है, आई एम नॉट श्योर 2004 होगा, हिंदुस्तान पर उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था। ये ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश वो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कह लीजिए उसको, उसके एक बड़े व्यक्ति थे, ब्रिगेडियर थे या कर्नल थे, अब मेरे ध्यान में नहीं है, यंग हस्बैंड, उसने तिब्बत पर हमला कर दिया आर्मी लेकर, सिक्किम के रास्ते से। कुछ लोग कहते हैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था हमला करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं वो खुद ही चला गया था हमला करने के लिए, थोड़ा एक्सपेंशनिस्ट था। तो तिब्बत वालों को पता चला कि ये ब्रिटिश आर्मी आ रही है। अब तिब्बत के लोग जंग हस्बैंड की जो मॉडर्न आर्मी थी उससे क्या मुकाबला करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मुकाबला किया भी नहीं, रास्ते में थोड़ी छिटपुट झड़पें हुई और वो जंग हस्बैंड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण नहीं थी, वो लहासा पहुंच गया। लेकिन तिब्बत के लोगों ने क्या किया, उनकी ये चिंता नहीं थी कि जंग हस्बैंड की आर्मी को कैसे रोका जाए, दिस वाज ऑल सेकेंडरी फॉर देम। उनकी चिंता थी परम पावन दलाई लामा जी को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। और प्रिय मित्रों, तिब्बत के लोग लहासा से परम पावन, उन दिनों 13वें दलाई लामा थे, उनको मंगोलिया में ले गए। बस एक बार मंगोलिया में चले गए, तिब्बत के लोग प्रसन्न है कि अब दलाई लामा सुरक्षित है, तिब्बत सुरक्षित है। ऐसा कहा जाता है जंग हस्बैंड जब लहासा में पहुंचे अपनी आर्मी लेकर, उनको समझ नहीं आ रहा था किससे बातचीत करें, जहां कौन है जिससे जो तिब्बत गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोगों से पूछा भाई किससे बात करें, उन्होंने कहा हमें तो भाई साहब कुछ नहीं पता, दलाई लामा कहाँ है पता नहीं, वो मंगोलिया में है आजकल। यंग हस्बैंड को ये नहीं समझ रहा था बातचीत किससे की जाए, क्योंकि तिब्बत वालों के लिए तिब्बत का मतलब दलाई लामा आउट है, तो बात खत्म हो गई। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि तिब्बत के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस वक्त 59 में तिब्बत पर चीन ने हमला किया, तिब्बत की आर्मी आमदो, जहां के जिगमेला रहने वाले हैं आमदो के, आमदो और खाम साइड में तो तिब्बत की आर्मी 50 में पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे लहासा तक भी पहुंची। लेकिन जो ब्रूटल अटैक था जिस पर पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा किया, वो 59 में हुआ। 59 में हुआ जब दलाई लामा, परम पावन दलाई लामा हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने जीते कब्जा कर लिया तिब्बत पर। अगर चाइनीज आर्मी तो पावरफुल आर्मी थी, उन्होंने कब्जा कर लिया और दलाई लामा वहां से निकलकर हिंदुस्तान पहुंच गए। तो जो लोग उस आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे, चीन के जो कर्नल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, जो भी बड़े अधिकारी होंगे, उन्होंने जाकर माओ को सूचना दी कि वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर मिशन। और तिब्बत में हमने, कुछ लोग कहते हैं उस वक्त लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, चाइनीज आर्मी लगभग 10,000 लोग मारे, कुछ लोग उससे भी ज्यादा कहते हैं। चलिए ज्यादा मारे या कम मारे, दिस इज नॉट एन इशू। उन्होंने माओ को जाकर बताया कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया मिशन और तिब्बत पर पूरी तरह हमारा कब्जा हो गया है। माओ ने एक ही प्रश्न पूछा, उसने कहा परम दलाई लामा कहाँ है? जब दलाई लामा तो इंडिया भाग गए। तो उसने कहा फिर तुमने काम क्या किया? माओ ने कहा यदि दलाई लामा इंडिया में है तो तिब्बत पर आपने कब्जा कैसे कर लिया, क्या कब्जा कर लिया है? तो जी मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जिगमेला कह रहे थे कि
तिब्बत के लिए दलाई लामा सुरक्षित है तो तिब्बत सुरक्षित है, दलाई लामा का भविष्य सुरक्षित है तो तिब्बत। अब चीन का सबसे बड़ा जो एजेंडा है, चीन किसी ढंग से दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि परम दलाई लामा जी उनकी उम्र अब 80 से आगे हो ही गई है। अब चाइना की इच्छा ये है कि जब परम पावन दलाई लामा जी का देह शांत हो जाए तो चाइना अपनी इच्छा से तिब्बत में किसी बच्चे को दलाई लामा का अवतार घोषित कर दे। तो वो इसकी दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन को समाप्त करना चाहता है। और प्रिय मित्रों, तिब्बत के लोग भी ये जानते हैं और इसलिए परम पावन दलाई लामा जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये घोषणा की है कि मैं कम से कम इस बात की गारंटी देता हूं, मेरा पुनर्जन्म किसी ऐसे देश में नहीं होगा जो किसी दूसरे देश से गुलाम हो। अब देखिए, नाउ द इशू हैज बीन सेटल्ड। अब चीन जिसको मर्जी परम दलाई लामा का अवतार घोषित कर दे, तिब्बत के भीतर जो तिब्बती हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो दलाई लामा का अवतार किसी स्वतंत्र देश में होगा, वो इंडिया भी हो सकता है, कोई और देश भी हो सकता है, उसमें जन्म लेगा और जिसको उनकी जो पूर्ण पद्धति है आइडेंटिफाई करने की, उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको तिब्बत के लोग दलाई लामा स्वीकार करेंगे। चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि चीन तिब्बत में एक और इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन दलाई लामा की है, दूसरी पंचेन लामा की है। पंचेन लामा इज आल्सो इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक दलाई लामा। तो पंचेन लामा जो पहले जिनकी डेथ हुई थी, जो उनका अवतार हुआ, परम पावन दलाई लामा ने जिस बच्चे को आइडेंटिफाई किया कि ये पंचेन लामा के अवतार हैं, चीन ने तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया और किसी और बच्चे को डिक्लेयर कर दिया कि ये पंचेन लामा का अवतार है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज इतने साल बाद भी जिसको चीन ने पंचेन लामा स्वीकार किया, चीन उसको लेकर पूरे तिब्बत में घूमता रहता है, लेकिन किसी तिब्बती ने उसको पंचेन लामा का आधिकारिक अवतार माना ही नहीं। तिब्बत के लोग उस बच्चे को अभी भी मानते हैं पंचेन लामा, जिसको चीन ने तभी से कैद में रखा हुआ है। और दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूं सुरक्षित है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि भारत सरकार ने दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जहां काम करने की स्वतंत्रता दी। जहां तिब्बत गवर्नमेंट की लगभग पूरी सरकार काम करती है, तिब्बत की पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, तिब्बत की संसद चुनी जाती है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, स्पीकर चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, तिब्बत का अपना ऑडिट डिपार्टमेंट है, तिब्बत का अपना जुडिशियल सिस्टम है। और जिस प्रकार सरकार और पूरे मंत्रालय हैं, जो शिक्षा मंत्रालय है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जिस प्रकार से मंत्रालय होते हैं, तिब्बत के लोग तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो धर्मशाला में है उसको अपनी आधिकारिक सरकार मानते हैं। तिब्बत के लोग जो हैं उनमें तिब्बत नेशन कितना जिंदा है, इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब चीन को इतना साल हो गया तिब्बत पर कब्जा किए हुए, और चीन सरकार ने पूरी कोशिश की कि तिब्बतियों के मन में दलाई लामा के प्रति नेगेटिव भाव पैदा किया जाए कि साहब दलाई लामा का प्रशासन तो फ्यूडलिज्म था, सामंतवादी था, शोषणवादी था, और कुछ लोग खाते थे, ये बेचारे आम तिब्बती तो बिल्कुल दयनीय अवस्था में थे, और ये एक प्रकार से बड़े बड़े लॉर्ड्स और फ्यूडल्स थे जो राज कर रहे थे। तो इसलिए अब हमने तिब्बत में इतना विकास कर दिया है, तिब्बत के जो किसान हैं, ये हैं, सब वो प्रसन्न हो गए हैं। तो चीन में उन दिनों जो राष्ट्रपति थे देंग थे, जहां तक मेरा ख्याल है, जियांग जेमिन से पहले की बात है, देंग थे। तो चीन गवर्नमेंट ने कहा साहब ऐसा है, फिर इसको इस मसले को सदा के लिए सुलझाते हैं, दलाई लामा अपना प्रतिनिधि मंडल तिब्बत में भेज दे और वो प्रतिनिधि मंडल सारा तिब्बत घूम ले, वो खुद जाकर परम पावन दलाई लामा को रिपोर्ट दे दे कि तिब्बत के लोग प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है। यदि वो रिपोर्ट आएगी कि प्रसन्न है तो इशू खत्म हो गया। तो दलाई लामा के प्रतिनिधि तो कहा फिर तो खत्म हो गया, फिर हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो 4 प्रतिनिधि मंडल बने, तो उसका पूरा शेड्यूल तय हुआ कि पहला प्रतिनिधि मंडल इस डेट को जाएगा, फिर जब वो वापस आ जाएगा फिर दूसरा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, वापस आएगा तो तीसरा जाएगा, लास्ट वाला चौथा जाना था। और एरिया भी तय हो गए, प्रतिनिधि मंडल पहला कहाँ जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा, चौथा कहाँ जाएगा। आप हैरान हो गए, चीन गवर्नमेंट को सचमुच ही ये विश्वास था कि तिब्बत के लोग हमारे प्रशासन से बहुत प्रसन्न हैं और दलाई लामा को एक प्रकार से डिस्कार्ड करते हैं। नाउ दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दलाई लामा को उन्होंने निकाल दिया अपनी लाइफ में से। तो पहला प्रतिनिधि मंडल
ये जो जिगमेला अमदो के रहने वाले हैं, अभी उन्होंने बताया कि हम अमदो के हैं। पहला प्रतिनिधिमंडल अमदो और खम में गया। चीन तिब्बत के 3 प्रांत हैं मोटे तौर पर, एक अमदो है, दूसरा खम है और तीसरा उत्सांग है। ये अमदो और खम जो प्रांत है, इनकी सीमा चीन के साथ लगती है, और जो उत्सांग प्रांत है उसकी सीमा हिंदुस्तान के साथ लगती है। इसलिए तिब्बत का एक हिस्सा हिंदुस्तान, एक हिस्सा क्या, तिब्बत एक ओर से हिंदुस्तान के साथ लगता है, दूसरी ओर से चीन के साथ लगता है। हिंदुस्तान और चीन के बीच में बफर स्टेट है एक प्रकार से तिब्बत। तो पहला प्रतिनिधिमंडल अमदो और खम में गया, और तिब्बत गवर्नमेंट, चीन गवर्नमेंट को लगता था कि इनको कोई नहीं पूछेगा। आप हैरान होंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई उस प्रतिनिधि मंडल का, जो तिब्बत वाले लोग इकट्ठे रहे उनको ये नहीं पता था किस काम के लिए आए किसके नहीं आए। इतना हल्ला मच गया अमदो खम में कि दलाई लामा के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनको तो देख लेना ही, दर्शन कर लेना ही जीवन सफल बनाने के बराबर है। टच करने की बात तो बहुत दूर है, लोग टच करने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार टच हो जाए, ये दलाई लामा के प्रतिनिधि हैं, इनको तो एक बार स्पर्श कर लिया सारा जीवन सुध गया। दूर से दर्शन ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। पूरा अमदो और खम में एक प्रकार से भयंकर तूफान आ गया इस बात को लेकर। और चाइना गवर्नमेंट ने देखा कि ये, हम तो समझते थे कि ये प्रसन्न है और ये तो भले मानस, इस प्रकार की, ये तो दलाई लामा का इतना इनके हृदय में घुसे हुए हैं। तो जो तिब्बत का उस वक्त हेड था, या तिब्बत का गवर्नर कह लीजिए, नॉमेनक्लेचर चीनी में जो भी होगा, तो बीजिंग ने पूछा कि भाई तुम तो रिपोर्ट दे रहे थे कि तिब्बत के लोग बड़े प्रसन्न हैं, और उसने कहा साहब ऐसा है, ये जो क्षेत्र हैं जहां ये प्रतिनिधिमंडल गया है, ये अमदो और खम है, जहां के लोग थोड़े अनपढ़ टाइप के हैं, इनको आज की देश दुनिया का कुछ नहीं पता, पुरातन पंथी हैं, पोंगा पंथी हैं, पुराने जमाने में घुसे रहते हैं, ये बेकार के लोग हैं, ये इसलिए अभी तक पुराने चीजों से टूट नहीं पाए, पर ये बर्थलेस लोग हैं, इनकी वैल्यू कोई नहीं है, ये तो तिब्बत को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। असली तो उत्सांग है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं और चेतन हैं, जागरूक हैं, वो दलाई लामा के अगेंस्ट हैं। तो दूसरा प्रतिनिधिमंडल भाई वो सांग साइड में गया, उसमें शायद दलाई लामा के जब भाई थे या उनकी बहन थी, शायद भाई थे जहां तक मेरा अंदाजा है। और चीन को विश्वास था कि अमदो और खम के लोग तो जिगमेला भैया अमदो के हैं, मेरी बात का बुरा ना मनाएं, कई बार मैं कहता हूं जो हरियाणा के जाट हैं वो अमदो और खम के लोग हैं, एक प्रकार से दोनों एक ही हैं, लड़ने भिड़ने में निष्णात और सीधे सीधी बात करने वाले, मन में कुछ छुपाकर नहीं रखने वाले, मुंह फट जिसको कह सकते हैं, अंदर और बाहर से एक जैसे। तो इसलिए चीन गवर्नमेंट ने कहा ये अमदो खम के लोग ऐसे ही हैं। अब वो सांग में जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उसको पता चलेगा कि तिब्बती कितने प्रसन्न हैं। और आप हैरान होंगे भाई, चीन गवर्नमेंट खुद ही कितने धोखे में थी, उसने उत्सांग में पोस्टर लगा दिए दीवारों पर, तिब्बतियों को संबोधित करते हो कि प्रिय तिब्बतियों, दलाई लामा का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, लेकिन आप उनसे दुर्व्यवहार मत करना। ये ठीक है कि वो फ्यूडल सिस्टम के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आपका बहुत शोषण किया है, उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन वो हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना। अब मैं कई बार सोचता हूं जब चीन गवर्नमेंट ये पोस्टर लगा रही होगी, फिर तो इसका मतलब सचमुच ही उनको विश्वास होगा कि चीनी जो तिब्बती हैं वो दलाई लामा के अगेंस्ट हो गए हैं। और दोस्तों, जब वो प्रतिनिधिमंडल आया, उसमें जैसे मैंने कहा कि शायद दलाई लामा के भाई थे एक, तो दलाई लामा के भाई अपनी हजामत करवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए, और इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, दलाई लामा के भाई को टच, अब इतने लोग टच तो क्या कर सकते थे, जो बाल गिरे हजामत से, बाल का एक टुकड़ा ले जाने के लिए कि घर में इस बाल को पूजा गृह में रखा जाएगा, जो दलाई लामा के भाई के सिर का बाल है। तो फिर चीन गवर्नमेंट ने चौथा प्रतिनिधिमंडल आने नहीं दिया। चीन गवर्नमेंट समझ गई कि इतना, फिर शायद चीन ने फिर कहा भी कि हमने करोड़ों रुपया तिब्बत में वेस्ट कर दिया, कि हमने इतना पैसा लगाया लेकिन हम तिब्बतियों के दिल से दलाई लामा को नहीं हटा सके। तिब्बत की स्वतंत्रता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखना भारत की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रिय मित्रों, तिब्बत, मैंने जो कहा, स्टेट इज डिफरेंट थिंग एंड नेशन इज डिफरेंट थिंग। लड़ाई स्टेट, जो जमीन है, लड़ाई उसकी नहीं है, लड़ाई तिब्बत नेशन की सुरक्षा के लिए है। तिब्बत जो नेशन होता है वो दिल के भीतर होता है, स्टेट होती है वो जमीन पर होती है। जमीन की चीज पर तो ताकतवर कब्जा कर सकता है, लेकिन दिल की चीज पर कैसे कब्जा कर सकता है?
तिब्बतियों के भीतर अभी भी जो प्रमाण मिले हैं, चाहे वो तिब्बती तिब्बत के भीतर रहता हो, चाहे तिब्बती तिब्बत के बाहर रहता हो, उसके हृदय के भीतर तिब्बत नेशन जिंदा है। मुझे पूरा विश्वास है जब तक तिब्बतियों के भीतर तिब्बत नेशन जिंदा रहेगा तब तक तिब्बत के भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान की क्या भूमिका हो सकती है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तिब्बतियों के मन में हिंदुस्तान के प्रति कितनी श्रद्धा है और चीन के प्रति कितना गुस्सा है, इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। आप भोटी भाषा जो है, तिब्बत की जो भाषा भोटी भाषा कहलाती है। तिब्बत को भोट देश भी कहा जाता है और तिब्बत के लोगों को भोटिया भी कहा जाता है। तिब्बत की भाषा भोटी है। भोटी भाषा में आप कोई भी लिटरेचर का पीस पढ़िए, यदि उसमें भारत का नाम आता है, केवल भारत नहीं लिखा होता। तिब्बती भोटी में केवल भारत लिखना ठीक नहीं माना जाता। पवित्र भारत, आर्य भारत, जितने दो चार एडजेक्टिव होते हैं वो साथ ही लगा देते हैं। बिना एडजेक्टिव के भारत का नाम कैसे लिया जा सकता भाई? और चीन का जब नाम आता है तिब्बती लिटरेचर में, भोटी लिटरेचर में, चीन के नाम के साथ भी एडजेक्टिव लगाते हैं, ब्लैक चाइना। ये जो नेगेटिव देखिए, ये मैं दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, तिब्बतियों की मानसिकता में इंडिया इज व्हाइट इंडिया और चीन इज ब्लैक चाइना। तो तिब्बतियों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो केवल दोस्ती का रिश्ता नहीं या पड़ोसी का रिश्ता नहीं है। तिब्बत तो हमारा भाई है भाई। तिब्बत जम्बू द्वीप का प्रमुख हिस्सा है। कोई आजकल हिस्ट्री में थोड़ा जम्बू द्वीप का नाम कम आता है, भूगोल वाले भी थोड़ा जम्बू द्वीप का नाम कम लेते हैं। जम्बू द्वीप जो है, लेकिन हम सब जानते हैं जब पूजा होती है तो मामला यहीं से शुरू होता है ना। जब पंडित पूजा करवाता है तो कहां से शुरू करता है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो इसका मतलब भारत भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। जम्बू द्वीप में तिब्बत भी आता है और जम्बू द्वीप पूरा एशिया है एक प्रकार से। तो इसलिए जो तिब्बत भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है, भारत खंड भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है, दोनों का कल्चर है। इसलिए तिब्बत हमारा मित्र नहीं है, तिब्बत हमारा केवल पड़ोसी नहीं है, तिब्बत हमारा भाई है। भाई हमारे महादेव का तो निवास है कैलाश मानसरोवर में। मानसरोवर जहां से सब नदियां निकलती हैं हिंदुस्तान को सींचने वाली, वो तो कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं। ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज सब वहां से निकलती, ये सिंधु और सतलुज सब वहां से निकलती हैं। जिस सिंधु के कारण इस देश का नाम हिंदू पड़ा, वो सिंधु मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत से होती हुई आती है लद्दाख में, लद्दाख से होती हुई आगे निकलती है। और तिब्बत के लोग जो मानते हैं, जिगमेला बैठे हैं, तिब्बत के लोग जो मानते हैं कि उनकी हिस्ट्री में आता है कि तिब्बत का उद्गम कहां से हुआ, तिब्बत का पहला राजा कौन था। अब किसी तिब्बती से पूछिए भाई कि तिब्बत का पहला राजा, बड़े श्रद्धा से बताएगा कि साहब जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी तो एक राजा कुरुक्षेत्र के मैदान से चलते हुए तिब्बत में पहुंच गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा कि साहब कहां से आए हो, कौन हो। अब भाषा तो क्या समझते होंगे एक दूसरे की। उसने हिंदुस्तान की ओर इशारा किया कि उधर से आया हो, और गर्दन नीचे की हुई थी, ग्रीवासन उसको कहते हैं कि गर्दन नीचे। उनका हिंदुस्तान से आया है, ये हमारा राजा है, ये तो हिंदुस्तान से पहुंचा आदमी, ये तो राजा है, देवता है। जो तिब्बत का पहला राजा था वो हिंदुस्तान से, रूपती उसका नाम, तिब्बत वाले उसका नाम रूपती बताते हैं। जितने देवी देवता हैं, जितने देवी देवताओं की पूजा हिंदुस्तान में होती है, उन्हीं की पूजा तिब्बत में होती है। ये दुर्गा के 21 रूप माने जाते हैं, 21 ही है मेरे ख्याल में। उनमें एक तारा का रूप भी है। जैसे हमारे चामुंडा देवी मंदिर में जाओ तो दुर्गा के 21 रूपों का नाम लिखा हुआ, बगलामुखी है, जितने भी नाम मुझे सब मुझे बनी याद नहीं, उसमें एक तारा का नाम है, तारा देवी। हमारे हिंदुस्तान में तो शायद तारा देवी की इतनी पूजा नहीं होती होगी, कामाख्या के मंदिर में होती है और भी कुछ जगह होती होगी। लेकिन तिब्बत में तारा देवी की कितनी पूजा होती है? आप ऐसा करिए, कहीं 10-12 तिब्बती लड़कियां खड़ी हों, उनमें से पूछिए कि आपका नाम क्या है, हर चौथी पांचवी लड़की का नाम तारा ही है। तिब्बती भाषा में, भोटी भाषा में तारा को डोलमा कहते हैं। तो हर तीसरी चौथी लड़की नाम बताएगी डोलमा यानी तारा। वांगचुक जो है वो शिव को कहा जाता है। हर 7वां 8वां तिब्बती लड़के से भले मन से पूछिए नाम क्या भाई, वांगचुक। जितने देवी देवता हिंदुस्तान में जिनकी मान्यता है, उन्हीं देवी देवताओं की तिब्बत में मान्यता है। आप हैरान होंगे, भगवान बुद्ध के वचनों का जब तिब्बत में प्रसार हुआ तो जो बिहार बने भगवान बुद्ध के नाम पर, और उन बिहारों की गार्जियन डिटी जो थी
जो उन बिहारों की रक्षा करने वाली देवी या देवता थे वो कहीं बांगचुक था, कहीं तारा थी। इतना संश्लेषण सिंथेसिस तो दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं। दुनिया में बाकी जगह क्या होता है भाई, कोई नई बात आती तो पुरानी को खत्म करती है, लेकिन तिब्बत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। तिब्बत के मामले में सिंथेसिस हुआ। तारा भी है, बुद्ध भी हैं, बांगचुक भी हैं, बुद्ध भी हैं, और बांगचुक बुद्ध के बिहार की रक्षा कर रहे हैं, तारा बुद्ध के बिहार की रक्षा कर रही है। तिब्बत में उस राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता था जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए भेजता था। ये जो भोटी भाषा की लिपि है ना, ये देवनागरी से गई है। का खा गा, लिखने का स्टाइल अलग है। का हम ऐसा लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं। का तो फिर बंगला में भी अलग लिखते हैं, तमिल में भी अलग लिखते हैं, भोटी में भी अलग लिखते, का खा गा ही है। जाने तिब्बत के साथ हमारा रिश्ता कोई इस प्रकार का रिश्ता है, और तिब्बतियों का हिंदुस्तान पर विश्वास कितना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये आपके दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें एक तिब्बती प्रोफेसर थे, दावा नोरबू। अब तो बेचारों का श्री शांत हो गया, डेथ हो गई उनकी। वो भी तिब्बत से भाग कर आए थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी हुई, रेड स्टार ओवर तिब्बत। उसमें बड़ी मार्मिक घटना का वर्णन करते हैं। उसने कहा, जिस गांव में मैं रहता था, जहां हमारा परिवार रहता था, वो शायद कैलाश मानसरोवर के कहीं आसपास का गांव था, रिमोट एरिया था। तो उसने कहा, चीनी सेना जब हमारे इलाके में आई तो लोग बड़े भयभीत थे कि ये लोग क्या करेंगे, हमें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिस प्रकार का वातावरण होता ही है। तो वो लिखता, जब मैं गांव में घूम रहा था तो एक दुकान पर एक कैलेंडर लगा हुआ था। तो ये तिब्बत के जो लोग हैं ना, वो सांग के खास करके, ये सिक्किम के रास्ते दार्जिलिंग तक आते रहते हैं और बिजनेस करने के लिए तिब्बत से सामान लेकर उधर जाते हैं, और दार्जिलिंग से, सिक्किम से, नाथुला से सामान लेकर वापस अपने घर में आते हैं, फिर बेचते हैं। तिब्बतियों में एक बड़ी खूबी है, तिब्बतियों के बारे में प्रसिद्ध है कि दे आर बॉर्न ट्रेडर्स। तो इसलिए बिजनेस करना उनका एक प्रकार से उनका जीन्स में है उनके। तो कोई दुकानदार गया होगा दार्जिलिंग तक और सामान लेकर आया होगा, तो वहां से एक कैलेंडर भी ले आया होगा। तो उसने कैलेंडर लटकाया हुआ था अपनी दुकान पर। तो दावा नूर भी लिखते कि मैंने उससे पूछा, कैलेंडर देखा तो मैंने उसको पूछा कि किसका फोटो है। अब फोटो किसका, ये तो दुकानदार को भी पता नहीं होगा, वो कौन सा बेचारा राजनीति का कोई खिलाड़ी था, कैलेंडर ले आया। लेकिन इतना उसको पता था, नाम तो वो बता नहीं सका। दावा नूर लिखता, उसने मुझे कहा, नाम तो मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन ये हिंदुस्तान का बादशाह है। जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा हुआ। देश नया नया आजाद हुआ था, तो फोटो छपते थे, आजकल भी छपते रहते हैं, उस पर पंडित जी का फोटो बड़ा लगा हुआ था। तो उस तिब्बती ने क्या कहा दुकानदार ने, देखिए जो दुकानदार बिल्कुल अनपढ़ है, ना उसको चीन का पता है, ना यूएनओ का पता है, ना इंग्लैंड का पता है, उसको कुछ नहीं पता। उसके लिए बस हिंदुस्तान पवित्र हिंदुस्तान है, चाइना ब्लैक चाइना है। और जब दावा नोरबू ने पूछा जी किसका चित्र है, उसने कहा, भाई मुझे बच्चे ये किसका चित्र है उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये हिंदुस्तान के बादशाह का चित्र है। अगली बात जो उसने कही, उस अनपढ़ दुकानदार ने, जो गांव का रिमोट दुकानदार है, उसने कहा, यदि चीन तिब्बत को तंग करेगा तो हिंदुस्तान का ये बादशाह हमारी रक्षा करेगा। ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आम तिब्बती का हिंदुस्तान के प्रति विश्वास कितना था, आस्था कितनी थी। और हिस्ट्री में हुआ क्या, जब चीन ने तिब्बत को हड़पा तो सबसे पहले हिंदुस्तान ने कहा कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विभाग संचालक डॉक्टर बलराम पानी ने कहा, प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, आपने जो तिब्बत की भविष्य उज्जवल की कामना की है और ये भी बताया कि आत्मविश्वास के साथ और निरंतरता बनी रहेगी। मतलब जो संघर्ष है, जो भारत का जो संपर्क है, उनका साथ जो सहयोग है, ये आत्मविश्वास का साथ और निरंतरता बनी रहेगी, तो ये एक ना एक दिन हम ये जरूर हासिल करके रहेंगे। तो आप बहुत बिजी शेड्यूल के साथ, आप तो ऐसे ही है वाइस चांसलर साहब हैं, और आप वाइस चांसलर के होने के नाते बहुत आज की डेट में कोरोना का टाइम बहुत प्रेशर रहता है। आपने इसी बिजी टाइम के साथ हमने हमारा साथ ये वैल्यूएबल समय दिया है, इसलिए आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और मिस्टर जिग्मय जी, जो तिब्बत के बारे में एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारा साथ दिया है और तिब्बत की बारे में उनका हिस्ट्री बारे में बताया। और हमारा जो इंडिया
तिब्बत और चाइना के जो रिलेशनशिप बारे में जो कुछ आपने बताया, आपका जो समय दिया है हमारे लिए, ये भी हमारा आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी संगोष्ठी में विभाग और प्रांत के सारी अधिकारीगण, संघ के सारी अधिकारीगण और सारे स्वयंसेवक और अन्य बंधुओं, जो आप इसी समय में आपका सारी मूल्यवान समय दे के संगोष्ठी में आए, और इसी संगोष्ठी में जो भी हमने वक्ता का मार्गदर्शन मिला है, हमने सारी मतलब कि पेशेंस के साथ, इतना धैर्य के साथ, इतना समय हमने योगदान दिया, और इसी संगोष्ठी को पूरा सुचारू रूप से जो चलाया, जो ऑर्गेनाइजर है प्रोफेसर वीर बहादुर जी और उनके साथी, ये सबको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आफ्टर ऑल जो सारी कार्यक्रम बहुत अच्छा तरीके से हुआ और सारी सही ढंग से हुआ, तो इसी के लिए मैं आप जितने ही श्रोतागण हैं इसमें जो भी रहेंगे, जिसका नाम मैंने नहीं बोल पाया, और सबको भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद।